अदर इन्फॉर्मेशन, अच्छा अदर इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर किया आज ग्रुप पे, वो मिल गया आप लोगों को? वो खोलिएगा ज़रा, मैंने आपसे व्हाट्सएप में शेयर किया था। क्विकली करना है, क्विकली, टाइम नहीं वेस्ट करना। ये एक एनुअल डॉक्यूमेंट है, हमने कल पढ़ा था डॉक्यूमेंट, हमने क्या पढ़ा था, एनुअल रिपोर्ट इशू होती है, इसको डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। मैं 720 पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पे आना है जल्दी से। हमने क्या पढ़ा, कंपनी एनुअल रिपोर्ट इशू करती है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं मैं कह रहा, ये कौन सी रिपोर्ट है? एनुअल रिपोर्ट। इसके दो पार्ट हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, और सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन या अदर इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या क्या शामिल है? ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक पोर्शन तो कैटेगरी हो गया आपका। दूसरे पोर्शन में क्या था? अदर इन्फॉर्मेशन। इसमें हमने क्या कुछ पढ़ा था? एक लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था? कंपनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, चेयरमैन रिव्यू, 6 years फाइनेंशियल हाईलाइट्स, डायरेक्टर रिपोर्ट, नोटिस ऑफ AGM, प्रॉक्सी फॉर्म, पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, उस सस्टेनेबिलिटी पे ऑडिटर्स की रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी स्टेटमेंट, ऑडिटर की रिपोर्ट, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस में मैनेजमेंट की स्टेटमेंट, ऑडिटर की रिपोर्ट। अगर आप शरिया कंप्लाइंट हैं तो आपने बताना कि मैं शरिया कंप्लाइंट हूँ, उस पर शरिया कंप्लायंस की उसकी स्टेटमेंट और ऑडिटर की उस पर रिव्यू रिपोर्ट। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट इन्फॉर्मेशन। 720 क्या कहते हैं? ऑडिटर से रीड करना है किसको? अदर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन को किस लिए? कि चेक करने के लिए इसमें और इसमें कोई आपस में कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है, कोई इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं है, अगर है तो उसको रिजॉल्व करें। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमेंडमेंट की जरूरत है, मैनेजमेंट से इसको अमेंड करें, अमेंड कर देती है मसला हल हो गया, नहीं करती तो फिर मिस स्टेटमेंट है, तो उसका इफेक्ट देख लें 705 के मुताबिक। परवेसिव है तो ये कर दें, नॉन परवेसिव तो ये कर दें, पता है आप लोगों को। क्लियर हो गया? अगला मसला है कि आप समझते हैं इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। अब इस पर आप ऑडिट, इस पर इसको क्वालिफाई नहीं कर सकते क्योंकि आप ओपिनियन नहीं दे रहे, आप तो ओपिनियन दे रहे हैं सर्विस पे, ठीक है। अब इसको ठीक करवा नहीं सक रहे, अब मैनेजमेंट रिक्वेस्ट क्यों नहीं मानती? रिक्वेस्ट की, ठीक कर दिया, मसला हल हो गया। मसला क्या वो ठीक नहीं कर रही सर, आप इस पर ओपिनियन नहीं दे रहे, लेकिन क्या कर रहा है, ये जो बातें हैं ये इसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर रही हैं। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, एक पैराग्राफ ऐड करें, उसमें लिखने की जनाब मैंने अदर इन्फॉर्मेशन रीड की है और उसमें यहाँ पे एक मसला था, ठीक है, समझ गए, और इसमें फलाना फैक्ट डायरेक्टर रिपोर्ट में, चेयरमैन रिव्यू में पॉइंट नंबर 6 और डायरेक्टर रिपोर्ट में पॉइंट नंबर 2 जो है ये गलत है। ये यहाँ पे आएगा, ये आप अपनी रिपोर्ट खोलें 230 पेज पे, सबसे एंड पे क्या लिखा हुआ है कैन के बाद, समझ गए, लास्ट पॉइंट पे। क्लियर हो गया जी, याद रहेगा। अब आ जाए अपने इस पे, ये सारा केमिकल की रिपोर्ट मैंने आपसे शेयर की, आगे जी। इसमें 3rd पेज पे टेबल ऑफ कंटेंट्स आ रहा है। अभी सारा केमिकल में इसलिए लेके आएंगे आपके शहर की है, ठीक है। तो इसमें देखें विजन आ रहा है, मिशन आ रहा है, कोड ऑफ एथिक्स की बातें हो रही है, कंपनी इंफॉर्मेशन जो मैंने लिखा था, चेयरमैन रिव्यू, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, 6 years एट ग्लैंस, जैसे मैं 6 years फाइनेंशियल हाईलाइट्स कह रहा हूँ, नाम चेंज कर सकते कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। उसके बाद क्या आ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट ने क्या दी है स्टेटमेंट, और मैनेजमेंट ने क्या दिया है शरिया कंप्लायंस की स्टेटमेंट। इन दो स्टेटमेंट थी मैनेजमेंट ने, और नीचे देखेंगे इस पर ऑडिटर्स की रिपोर्ट्स भी पड़ी होंगी। अच्छा, फिर क्या दिया है, पैटर्न ऑफ शेयर होल्डिंग, नोटिस ऑफ AGM, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, ये ऑडिट रिपोर्ट आ रही है, क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट। अगली क्या आ रही है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे रिपोर्ट। उससे अगली क्या आ रही है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ऑडिटर्स की रिव्यू रिपोर्ट है, इंडिपेंडेंट कंप्लायंस पे ऑडिटर की रिव्यू रिपोर्ट है। फिर आगे 6 स्टेटमेंट 7 आ गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स तक, बैलेंस शीट से लेके, ठीक है। फिर प्रॉक्सी फॉर्म, फिर डिविडेंड की कोई बात की है और सर्कुलेशन की बात की है अकाउंट्स में, ये ठीक है। अब आप इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहें पढ़ लें से, ठीक है। कल मैंने बात की थी आपसे कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को लिखना है, पढ़ा था हमने। मैंने क्या कहा था, चैप्टर पैराग्राफ नंबर नोट्स में पैराग्राफ नंबर 2 में होगा स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस के अंदर, तो देखें वहाँ पे है, मैं गलत तो नहीं कह रहा था, ठीक है। इस तरह की चीज़ें चेक करें ना, डिस्क्लोजर चेक करें, देखें इन्होंने प्रॉपर्टी प्लांट में क्या क्या डिस्क्लोजर दिए हैं। अगर कुछ मिस कर गया आपके अकाउंटिंग के टीचर या मैं मिस कर गया बीइंग एन ऑडिटर के टीचर, तो हो सकता है आप उसको पता लग जाए। देखिए लीज में क्या डिस्क्लोजर दिए, खास तौर पर वो बच्चे जिनकी अकाउंटिंग 2 रहती है,
ठीक है, ये पहले पढ़ी थी आपने, देखी कोई अकाउंट रिपोर्ट ऐसे पहले? ठीक है, ये बहुत ज़्यादती है कि बीइंग टीचर्स हमारी भी ज़्यादती है कि हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज इम्पार्ट नहीं कर पाते। अब असल ज़्यादती बच्चों की है कि उनको टेंशन नहीं, उनको पता ही नहीं, उनके जहन में भी नहीं गया। ठीक है, मैंने ही 8-10 दफ़ा आप लोगों से क्या अकाउंट्स देखें तो किसी ने हिम्मत नहीं की कि देख लें ज़रा, चेक कर लें क्या। ठीक है, मैं अभी तक ये डिस्क्लोजर्स पढ़ता हूँ और मैं फ़ौरन कंसल्ट करता हूँ इनके अकाउंटेंट से, यही आपने ये डिस्क्लोजर ये क्यों नहीं दिया, फलाइन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्यों पूरी नहीं की, ये क्यों एडिशनल डिस्क्लोजर क्यों दिया है, ये किसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपने किसी ने मेरे ख्याल से बॉदर नहीं किया होगा, पेपर तो आप लोगों ने देना। ठीक है, कल को आपने ऑडिट फॉर्म में जाना है, इस तरह की चीज़ों में इंसल्ट होती है बंदे की। यही काम कर रहे हैं ना, ये जो एनुअल अकाउंट्स है ना, हाफ ईयरली 2006 का ऑडिट मैंने किया था। अगर आपको अकाउंट्स पढ़े नजर आए तो उसको मैंने रिपोर्ट साइन उस पर ऑडिट किया हुआ है, ऑडिट सुपरवाइजर मैं था उसमें। ठीक है, तो ये हम लोग ही कर रहे होते हैं। कल को आप बैठे होंगे इस जगह, जिन दिनों में कर रहा हूँ उन दिनों में हम मैट्रिक एफएससी कर रहे होंगे, या शायद उससे भी पहले कि पैदा हो रहे होंगे उस वक्त आप लोग। ठीक है, मैं इन चेयर से बैठा हूँगा, आज आप लोग बैठे हुए हैं, और 6 महीने 8 महीने ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोग भी इन ऑडिट्स पे गए होंगे, स्टॉक काउंट कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें कोई पैटर्न ऑफ शेयरिंग क्या होता है आपकी शक्ल में। ठीक है, आपने नोटिस पढ़ा है ना कॉर्पोरेट लॉ में, नोटिस तो टीचर से कहा कैसा दिखाई दे रहा होता है, कैसा है, टीचर ने नहीं दिखाया ज़्यादती की, जो भी टीचर था, लेकिन आपने कोशिश की कि देखने यार, टीचर ने लीज पढ़ाई थी ना, रेवेन्यू पढ़ाया था, नहीं दिखाया ज़्यादती की। बाकी हमने भी तो की ना अपने साथ, हमने भी नहीं कर दिखाया था। और ये मैंने कहा यही कोई ना कोई बंदा पेपर बना रहा होता। ठीक है, पेपर में मेरे जैसा बंदा आएगा, वो प्रेजेंटेशन, मुझे पता बच्चे प्रेजेंटेशन में हल्के, नोट्स पढ़ते नहीं, अकाउंट्स पढ़ते नहीं, तो मैं तो प्रेजेंटेशन पे 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ लूँगा, 2-3 क्वेश्चन पूछे, रिजल्ट नीचे आ जाना सबको। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं कम से कम के, अब आपके पास ये एक बुक आ गई है, पढ़ें ना, देखें सो इसमें क्या है। फजूल चीज़ें तो पढ़ते हैं ना, वो घटिया फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो यूज़ करते हैं ना, वो VPN लगा के, वो पॉलिटिशियंस के वो जो ट्वीट्स में देख ही रहते हैं, जिसका ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं है आपको। इसका तो फ़ायदा होगा इंशाल्लाह आपको, और इमीडिएट फ़ायदा, और आपकी ज़ात को फ़ायदा सीधा। ठीक है, मेरे दोस्त हैं साकी इकबाल साहब, 2021 में इब्राहिम ने गाड़ी सेल की अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, मैं जब आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का डिस्क्लोजर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि जो कंपनी अपने एसेट सेल करती है उसको डिस्क्लोजर देती है, कौन सा एसेट सेल किया, किसको सेल किया, WDV क्या थी, किस टर्म्स पे सेल किया, इस जिसको सेल के सेट इसका रिलेशनशिप क्या है, इसका नाम क्या है, कितने की सेल की, कितना प्रॉफिट हुआ, एक लॉस हुआ। ठीक है, तो 2021 के अकाउंट्स देखें, उसमें प्रॉफिट देखें, साकी इकबाल का नाम आ जाएगा, साकी इकबाल को सेल की है, ये सिविक टोयोटा कोरोला सेल की है 1.6 और इतने की सेल की है, ये WDV थी, इतना गेन या लॉस हुआ हमें, और साकी इकबाल को क्यों सेल किया है, बीइंग अंडर द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट सेल की है, एज पर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट उसका पार्ट था कि गाड़ी पहला राइट उसका। तो ये इब्राहिम खोजता, आप ऑडिट कर रहे हो, कल बैठे हैं, अब ये एक दफ़ा पढ़ लिया, अब ये ज़िंदगी में नहीं भूलेगा आपको कि यह प्रेजेंटेशन में मैंने ये चीज़ें करनी होती। अब वो कहते हैं राह पे जाने वाह पे जाने, अब वाह पड़ गया ना आपका। ठीक है, तो इसको इस तरह, अब आप प्रोफेशनल स्टूडेंट है, वो माशरत उलूम के, वो बायोलॉजी के, और वो नहीं स्टूडेंट, अब आप दीनियात के, और वो सैलाब के फ़ायदे, आंधियों के नुकसानात, जंगों के फ़ायदे, और जी जंगलात के असरात, हमसायों के, वो उससे बाहर निकले ना, वालिदैन की खिदमत। ठीक है, तो आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं, स्टेप अप करें, ग्रो अप करें आप थोड़ा सा। ठीक है, और फिर आप कुछ बच्चे गिला करेंगे सर सीनियर्स बड़े सख्त हैं हमारे, सीनियर्स जो हम आर्टिकल्स कर रहे हैं ना, सीनियर्स बहुत सख्त हैं,
वो सख्त नहीं है, वो बेचारा उसका बस नहीं चलता, दीवार में सर मार लेता है। जब बच्चे इस तरह की बोंगे बोंगे क्वेश्चन करते हैं कि सर पैटर्न ऑफ शील्डिंग क्या होती है, ठीक है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि नोटिस कंपनी ने बनाया है, आप जरा नोटिस पढ़ो, ठीक है, लॉ की कंप्लायंस, लॉ के मुताबिक ठीक बना है। आपने नोटिस वो क्या होता है, वो क्या करेगा, ये अपना खुदकुशी कर लेगा, ठीक है, बिजली की नंगी तारें पकड़ लेगा गुस्से में आके, ट्रक के नीचे आएगा जाके, यार मैं किसी बिल्डिंग में छलांग मार लेगा कि यार मुझे बिजी है, मैं मुझे काम है, ये बच्चा मुझे क्या मुझे अलॉट कर दिए, या वो कहेगा आप वापस ऑफिस चलें, मैं ऑडिट खुद ही कर लूँगा। फिर आगे वो ये फलानी फर्म नहीं अच्छी, वहाँ तो सीनियर बड़े सख्त है, उस फर्म को ही बदनाम करेंगे। ये 90% बच्चे करते हैं हमारे। और बच्चे आते हैं जी सर वो अब मैंने आर्टिकल चेंज करने हैं, मैं फलानी फर्म में हूँ, वो सीनियर अच्छे नहीं है, मैं वहाँ पर बस और फर्म चेंज करना चाह रहा हूँ, क्यों? अच्छा वहाँ फ़ोन करता हूँ यार क्यों बच्चे को यार मैनेज कर, कहते यार इस तरह की बोंगे मारते। उधर मेरे स्टूडेंट बैठे हैं, ये कोई पुराना स्टूडेंट होता है मेरा, प्रेशर वर्क होता है ना, फॉलो करें मेरी बात, तो इसको ना इस स्टेप को ग्रो अप करें इंशाल्लाह, कि यहाँ से हम ग्रोथ शुरू हो हमारी, और ये मरते दम चलती रहे, रुके नहीं, ठीक है। बेइज्जती करवा के, इंसल्ट करवा के भी ग्रोथ क्या ग्रोथ हुई, वो लोगों की बातें सुन के, ज़माने की बातें सुन के, ठीक है। तो इसको ग्रो करें, इस पर टाइम लगाएं, जो अगले कम से कम 10 दिन फजूलियात में टाइम वेस्ट करना था इस पर करना है। अच्छी सी कॉफ़ी बनाएं, इसको लेके बैठ जाएं और तसल्ली से इसको पढ़ें कि क्या है इसमें, एक एक डॉक्यूमेंट पे टाइम लगाएं, ये नॉलेज बैंक है पूरा इसमें, ठीक है। फॉलो करें मेरी बातें। आपके फैसलाबाद में 2 कंपनीज शरिया कंप्लाइंट है, आपको पता होना चाहिए बीइंग एन अकाउंटेंट कौन कौन सी आपके शेयर की हैं, किस कंपनी ने शरिया कंप्लाइंस के डिस्क्लोजर दिए हैं, ठीक है। चलें जी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने पढ़ ली। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी कैम मैंने कहा स्किप कर दें, 218 पे कैम स्किप कर दें, अदर 7 हमने पढ़ लिया, पॉइंट नंबर 8 पे आ जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मैनेजमेंट की। तो 219 पेज पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द, अच्छा 7 बाय आपके साइड बाय साइड आप 231 पेज पे भी पहुंच गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 231 पेज में है, तो यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा इसमें देखें 3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, 3 पैराग्राफ है ना, ये 3 से 4 ना हो और 3 से 2 ना हो। ये बार बार इसी बात कर रहा हूँ, इस चीज़ की कि पैराग्राफिंग अपने मर्जी से नहीं करनी, और दूसरा इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना आपको। मैंने कल फन मैनर में आपको कहा था कि यार वो अगर दिल करे ना चेंज करने को, तो आपने वो इस्तग़फ़ार और उससे शोर लगा रहा था। ऑब्जेक्टिव है कि इसको बिल्कुल छेड़ने की कोशिश नहीं करनी है, एग्जामिनर उड़ा देगा आपको, क्योंकि आई फैक इससे बहुत सख्त है। अगर यूनिफॉर्मिटी हर मुल्क में अपनी रिपोर्टें बनाने लग जाए लोग, तो फिर तो यूनिफॉर्मिटी ख़त्म हो गई, फिर तो यूनिफॉर्मिटी, तो इस पर पूरी दुनिया में एक यूनिफॉर्म है इसका, पूरी ऑडिट रिपोर्ट का, जहाँ जहाँ आई फैक स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, ठीक है। इसको मैं अगर एग्जामिनर हुआ, ऑर्डरिंग चेंज हुई, मैं 0 नंबर दूंगा, मुझे किसी बच्चे पर तरस नहीं आएगा, ठीक है, समझ गए। हो सकता कोई नेगेटिव मार्किंग करने वाला ही बैठा हो, ठीक है, क्योंकि मैंने कभी यानी इस चीज़ पे एम्फोसिस नहीं किया कि नहीं यार रटा मार लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन इसमें मैं कह रहा हूँ कम अज़ कम आप रटाना मारें, लेकिन आपको पता हो कि यार ये पहले आता है, ये बाद में आता है, कहाँ आता है, कैसे आता है। उसके लिए क्या है, इसको बार बार पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, जहाँ आपने 3 दिन लगा के इसको पूरी को याद करें ना करें यार, 15 दिन में कर लें, पढ़ 1 दफ़ा पढ़ लिया, 2 दफ़ा पढ़ लिया, 4 दफ़ा पढ़ लिया, आहिस्ता आहिस्ता आपका पढ़ने का टाइम 3 मिनट रह जाएगा, 2 मिनट रह जाएगा, लेकिन वो आपका ब्रेन सेल बन जाएगा, ठीक है। आज जी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हेडिंग आएगी अलग से, और 3 कैटेगोरिक पैराग्राफ्स हैं, ऐसे ही है जी। अच्छा इस कहते हैं दिस सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट शुड डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट।
ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट शुड इंक्लूड एन एक्सप्लेनेशन। क्या बातें करनी है उसने, पहले लाइन में आ जाए, प्रेपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सबसे पहले आपने बताना कि जनाब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिपोर्ट कौन दे रहा है, ऑडिटर। तो वो गैप कम करने के लिए कि लोग ये ना सुने कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, तो लिखें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना कैसे, जैसे उसको दिल करेगा, नहीं, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। दूसरी बात, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी इस्टेब्लिश करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की, कि लोग ये ना हमें कि भी इंटरनल ऑडिटर ने डेवलप करने हैं, उसने चेक करने हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2, एंड फॉर सच कंट्रोल्स एज डीम नेसेसरी फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे अकाउंट्स बनाना, ऐसा सिस्टम बनाना, गौर से मेरी बात सुने, ऐसा सिस्टम बनाना जिससे फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट ट्रांजेक्शन गुजरे, अकाउंट्स बने, वो भी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा सिस्टम बनाया जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो, फ्री फ्रॉम, याद रहेगा, आसान बातें हैं ना। तीसरी बात पे आ जाए, गोइंग कंसर्न को असेस करना भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपने 570 में पढ़ा भी था, और मैं वहाँ से स्टैंडर्ड को आके आपको इस पर लेके आया था कि जब हमने लिखा था गोइंग कंसर्न को असेस करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। अच्छा, फिर उसके बाद एक अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस सेक्शन शैल आल्सो आइडेंटिफाई दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट। अच्छा, दोज रिस्पॉन्सिबल, ओवरसाइट का मतलब क्या होता है, नज़र रखना। नज़र कौन रखता है मैनेजमेंट पे, तो बताएं, उनको भी आइडेंटिफाई करें यहाँ पे, उन पर भी जिम्मेदारी डाल दें कि ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट्स में आना, और दोस्त चार्ज विद गवर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इस पर ओवरसाइट रखना। समझ गए, याद रहेगा। आ जाए पेज 231 पे। अब ये हमने बातें पढ़ के आए ना, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पे आएगी, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ इस पैराग्राफ को, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट। वही जो आपका फ्रेमवर्क है, जो आपका फ्रेमवर्क है, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यही है ना। तो फ्रेमवर्क को भी लिख दिए यहाँ पे कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करना, अकाउंट्स में होना, कैसे, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक और कंपनी एक्ट के मुताबिक। अगली बात कौन सी होनी चाहिए, इंटरनल कंट्रोल्स की। अच्छा, एंड फॉर सच कंट्रोल्स एज मैनेजमेंट डिटरमिन्स इज नेसेसरी टू इनेबल द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे मर्जी नहीं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट आर फ्री फ्रॉम ड्यू टू फ्रॉड। ऐसा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाने की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिससे जो अकाउंट्स बने वो क्या हो, फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट। अच्छा, अगला पॉइंट गोइंग कंसर्न क्या है, मैं स्किप कर दूंगी, एज इट इज पहले पढ़ा था हमने। और तीसरा पॉइंट क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, समझ गए जी। अच्छा, उससे अगला पॉइंट, जो अगला पॉइंट ना पेज 218 पे, तो आगे आ रहा है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मैं आपको 220 पेज से नहीं पढ़ाऊंगा, 220 पेज से क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ना सारी अंडरस्टूड सी बातें, इतनी मज़े की मक्खन मलाई सी बातें हैं कि आप कहेंगे यार यहाँ से पढ़ के फिर वहाँ से पढ़ेंगे, वो रेपिटेशन हो जाएगी। हम इसको यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, कुछ पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, ठीक है। जैसे अगर आप आएँ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसका हेडिंग आएगा अलग से, आ रहा है जी। अच्छा, हेडिंग के बाद पहला पैराग्राफ मैंने को पढ़ाया था, कब पढ़ाया था, जब मैं आपको एक्सपेक्टेशन गैप पढ़ा रहा था कि एक्सपेक्टेशन गैप को कम करने के लिए क्या किया है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन किया मैनेजमेंट ने, और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लेन किया हमने रिपोर्ट में, ताकि एक्सपेक्टेशन गैप लोगों की। अब लोगों को क्या पता लग गया जो पढ़ रहा है कि अकाउंट्स में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंटरनल करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गोइंग कंसर्न असेस करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पता लग गया ना। अच्छा, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये मैंने पढ़ाया हुआ पैराग्राफ, मैं स्पीडली लेके चलूंगा इसे। पहला पैराग्राफ क्या है, और ऑब्जेक्टिव आउट ऑफ 10 रीजनेबल एश्योरेंस। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस, किस बारे में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट है कि नहीं है, ड्यू टू फ्रॉड हो रहा था। चलें आगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एंड टू इशू द ऑडिटर्स रिपोर्ट। और अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिट रिपोर्ट को इशू करना। उस रिपोर्ट में क्या होगा, डेट इंक्लूड आवर ओपिनियन। ठीक हो गया, सादी सी बात है ना। अच्छा, आगे लोगों को बताएं रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है, अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी। क्या गारंटी,
कि ऑडिटर जब भी ऑडिट होगा सारी गलतियां पकड़ लेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, फिर 5th लाइन में कहता है मिस स्टेटमेंट कैन बी अराइज ड्यू टू फ्रॉड और एरर। फ्रॉड से भी हो सकती है, एरर से भी हो सकती है, और इसको हम मटेरियल कम कंसीडर करेंगे जब इसका ओमिशन वो लोगों के इकोनॉमिक डिसीजंस को हिट कर देगा। यानी इस पहले पैराग्राफ में क्या किया बताया, हम करने क्या आए जी, रीजनेबल एश्योरेंस लेने। रीजनेबल एश्योरेंस किस बारे में कि अकाउंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, और हमारा दूसरा काम क्या है, रिपोर्ट इशू करना। फिर रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है, इसको एक्सप्लेन कर दिया। मटेरियलिटी क्या होती है उसको एक्सप्लेन कर दिया। मिसस्टेटमेंट क्या होती है उसको एक्सप्लेन कर दिया, खत्म। समझ गए जी? अच्छा, आगे एज पार्ट ऑफ आवर ऑडिट इन अकॉर्डिंग विद आईएस से, अब हमने पीछे कहीं पढ़ा था जब हम बेसिस ऑफ ओपिनियन दे रहे थे कि हमारे पे कुछ स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है और हम पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पुट इन प्लेस करते हैं। वो कहाँ लिखी हुई है? इस सेक्शन में। याद है आप लोगों को? ये पीछे 230 में नजर भी आएगा आपको लिखा हुआ ये। ठीक है, हमने लिखा था ना कि हमारे ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन में लिखी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है एज पार्ट ऑफ द ऑडिट इन अकॉर्डिंग आईएसएस। ठीक है, वी एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट एंड मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। कहता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लायंस करते हुए हमने क्या किया, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में काम किया थ्रू आउट द ऑडिट और प्रोफेशनल जजमेंट्स फॉर्म किए। समझ गए? 2 पैराग्राफ हो गए। ठीक है, तीसरा पैराग्राफ वी ऑल्सो, और हमने क्या किया, लोगों को बता रहे हैं हम, लोगों को बताया हमने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म काम किया है, जजमेंट्स फॉर्म किए। उसको पता लगे यार अच्छा ऑडिट जजमेंट फॉर्म करना पड़ता है ऑडिट को, उसको नहीं पता ऑडिट क्या होता है, ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो तीसरा वी आल्सो आइडेंटिफाई द असेस रिस्क, हमने रिस्क असेसमेंट भी की है। उसको बता रहे हैं कि मैंने क्या किस किस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ। ठीक है, रिस्क क्या असेस किया, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, क्योंकि मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। और मैंने क्या किया है, कॉमा के बाद डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव टू दोज रिस्क। मैंने रिस्क असेसमेंट की और फिर रिस्क को रिस्पॉन्स किया। कैसे रिस्पॉन्स किया? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके। कौन से प्रोसीजर? जो रिस्पॉन्सिव टू दोज रिस्क, जैसा रिस्क था वैसे प्रोसीजर परफॉर्म की। ऐसे ही पढ़ा हुआ ना हमने। अच्छा, आगे हैं, और हमने क्या किया, ऑब्टेन सफिशिएंट and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide the basis for our opinion। ठीक है, फिर अगली बात लोगों को बताए। आपने पढ़ा हुआ ना कि फ्रॉड का रिस्क असेस करना मुश्किल है या एरर का? फ्रॉड का। अगली बात वही कह रहा है, द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन रिजल्टिंग फ्रॉम एन एरर। समझ गए? एज इट इज ऐसे पढ़ा हमने, इसलिए मैं इसको पीछे से नहीं पढ़ा क्योंकि आपने सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं। अब यहाँ तक देखें ना, अभी तक रीजनेबल एश्योरेंस की बात हुई, मिस स्टेटमेंट की बात हुई, मटेरियलिटी की बात हुई, रिस्क असेसमेंट की बात हुई, रिस्क रिस्पॉन्स की बात हुई, एविडेंस की बात हुई, फ्रॉड की बात हो रही है, एरर की बात हो रही है। यहाँ तक ये सारी बातें मैं इसमें क्या आपको वहाँ से पढ़ाऊँ, तो आसान बातें पढ़ी हमने। ठीक है, अच्छा आगे अगली बात क्या करता है कि जनाब फ्रॉड का रिस्क डिटेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू एरर। क्यों? एज फ्रॉड में इन्वॉल्व कॉल्यूजन, लोग मिल जाते हैं आपस में, फोर्जरी होती है, इंटेंशनल ओमिशन होती हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन होती हैं, या मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल होता है। सारी चीज़ें पढ़ी हैं आपने, एक एक चीज़ में टाइम लगाया हुआ। ठीक है, अच्छा पॉइंट नंबर 2 पे हैं, और हमने क्या किया, ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग। हमने वहाँ पढ़ते हैं ना TOC, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। हम जब करते थे, हमने जब पढ़ा था कि एंटिटी के रिस्क को कैसे असेस करते हैं, रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं, हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, एनवायरनमेंट एंड तो पॉइंट नंबर 2 वो आ रहा है, ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। कौन से कंट्रोल? सारे नहीं, जो ऑडिट से रेलेवेंट टू द ऑडिट। बहुत से कंट्रोल होते हैं, हमने कौन से चेक किए हैं? जो रेलेवेंट ऑडिट से। ठीक है, किस लिए? इन ऑडिट डिजाइन हमने क्या किया, हमने सबसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल से एश्योरेंस ली, कंट्रोल से एश्योरेंस ली, ऐसे ही है। और फिर बाद में देखा कि हमने सब्सटेंटिव से कितनी लेनी है, ऐसे ही है ना। अच्छा कहता है इन ऑर्डर टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स दैट आर एप्रोप्रिएट इन द, कि कौन से सब्सटेंटिव, देखिए जैसे टेस्ट जितनी एश्योरेंस कंट्रोल से मिल जाएगी, बाकी कहाँ से लेते हैं हम? तो कहता है हमने पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए हैं और बाकी इसलिए इन ऑर्डर टू क्या कहता है,
in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. अगर अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल से जीरो एश्योरेंस मेरी है तो बाकी कहाँ से नहीं है आपने? तो यहाँ पे आपको एक्सटेंसिव सब्सटैंटिव करने पड़ेंगे। अच्छा, जहाँ आपको ये मिल गई तो यहाँ पे रिड्यूस सब्सटैंटिव करने पड़ेंगे। पढ़ा है हमने? तो ये कितने करने हैं, कैसे पता लगेगा? जैसे कंट्रोल में। क्लियर हो गया? पॉइंट नंबर 3 पे आए और हमने क्या काम किया है? इवेल्युएट द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपनी ने लिखी हैं इवेल्युएट किया, ठीक है। अब पढ़ा हुआ है आपने, हमने पढ़ा ना कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से आप मैनेजमेंट अपने रिजल्ट्स की दफ़ा ऑब्टेन कर देती है, तो हमने देखा कि आपकी पॉलिसीज ठीक है। अगली बात, एंड रिजनेबलनेस ऑफ द अकाउंटिंग एस्टीमेट। और जो बहुत से एस्टीमेट्स कंपनी ने फॉर्म किए थे डेप्रिसिएशन के बारे में, प्रोविजंस के बारे में, इम्पेयरमेंट के बारे में, अमॉर्टाइजेशन के बारे में, डेफर्ड टैक्स के बारे में, वो एस्टीमेट्स रिजनेबल है, समझ गए? एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स मेड बाय द मैनेजमेंट। जो डिस्क्लोजर्स दिए हैं वो एप्रोप्रिएट हैं डिस्क्लोजर्स। कौन सा डिस्क्लोजर? जो आप अकाउंट्स में देते हैं, जो हम पढ़ते हैं थ्रू आउट प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 मैं नहीं पढ़ा रहा, गोइंग कंसर्न आपने पढ़ी हुई है कि रिपीट कर लें इसे। इसमें पैराग्राफ में क्या कहता है? हमने कंक्लूड किया है कि जो ऊपर मैनेजमेंट ने अपनी असेसमेंट दी है वो ठीक है कि नहीं ठीक। हमारा असेसमेंट क्या है? उस मैनेजमेंट की, हमारा काम क्या है? मैनेजमेंट की असेसमेंट को चेक करना। अगर उसमें गोइंग कंसर्न का कोई इशू है, कोई अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो देखें उसमें मैनेजमेंट ने प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर दी है। अगर डिस्क्लोज कर दी है तो उसको हमारा काम क्या है? उसको एम्फेसिस देना। और अगर डिस्क्लोज सही तरह नहीं किया तो हमारा काम है मॉडिफाई करना। यही पढ़ा था हमने, यही बातें लिखी हुई हैं। और आखिरी बात क्या की है कि जो हम गोइंग कंसर्न की असेसमेंट चेक कर रहे हैं ना, ये बेस्ड अपॉन द प्रोसीजर जो अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हमने प्रोसीजर परफॉर्म किया उसकी बेस पे है। फ्यूचर में इवेंट्स हो सकते हैं जो हमारी असेसमेंट को गलत साबित कर सकते हैं, होते हैं। मैंने कोई एग्जांपल दी थी, मेरे क्लाइंट तो इटली के कस्टमर थे, याद है आपको? 1 महीना नहीं गुजरा था रिपोर्ट की, तो इसमें हमको सा कि आमिल बाबा है, हमारे पास कौन सा कोई मौकल है? ठीक हो गया? और आखिरी बात, इवेल्युएट द ओवरऑल प्रेजेंटेशन। जिसके आप चैंपियन है प्रेजेंटेशन चेक करने के, ठीक है। डिस्क्लोजर्स की मास्टरी आपके पास, ठीक है। अगला काम क्या है हमारा? प्रेजेंटेशन चेक, इवेल्युएट करने की प्रेजेंटेशन ठीक है। ये कब इवेल्युएट कर सकेंगे आप? जब आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे ग्रिप होगी, आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड की क्या क्या प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड्स की भी और लॉ की भी, ठीक है। अब अगली बात ये, आप लोगों ने ना अपने आप को मस्कीन नहीं समझना कि हो तो हमने तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े नहीं हुए, हमने FAR 2 पढ़ी नहीं हुई, हमने ऑडिट ले लिया पहले। तो जो बताने की ज़रूरत थी मुझे वो मैंने बता दिया, कुछ छोड़ा नहीं मैंने प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में। आप पढ़ें सैम्पल बेसिस पे, प्रॉपर्टी प्लान एग्रीमेंट पढ़ें, आपके पास सारा केमिकल आ गया ना, प्रैक्टिकल चीज़ आ गई है, किताबों से बाहर निकाल दी मैंने आपको, प्रैक्टिकल चीज़ आ गई ना। डिलाइट की उसमें रिपोर्ट है, यूसुफ अदल ने रिपोर्ट दी हुई है उसमें, तो देखिए उसने जो प्रेजेंटेशन में प्रॉपर्टी प्लान एग्रीमेंट डिस्क्लोजर दिए हैं, कोई ऐसा है जो आपके लिए नहीं है? इंटेंजिबल एसेट्स में देखें, डेफर्ड टैक्स में देखें, ठीक है, लीज में देखें, ठीक हो गया जी। अच्छा आगे हैं जी, एंड द कंटेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग डिस्क्लोजर्स, ये सारी बातें करता है कि फेयरली प्रेजेंट हो रही है कि नहीं चीज़ हो रही, ठीक है। आखिरी बात, इसके बाद 3 पैराग्राफ्स आ रहे हैं इस सेक्शन में और ये सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ मैं इसलिए स्टॉप करवाया, 3 पैराग्राफ्स आ रहे हैं क्योंकि ये 3 पैराग्राफ्स है ना, ये मैं पढ़ाऊँगा बाद में, मैं आपको नीचे नोट्स में लेके जा रहा हूँ। नोट्स में 232 पेज पे आ गए हम, 232 पेज पे पॉइंट नंबर 4 मैं पढ़ रहा हूँ। इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, मिल गया सबको? द सेक्शन ऑफ कैम ही लिखा हुआ ना, एंड रिलेटेड लास्ट 2 पैराग्राफ्स ऑफ द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी ओमिटेड। क्या कह रहा है? अनलिस्टेड कंपनी केस में, नॉन लिस्टेड कंपनी केस में क्या करना है आपने? कैम सेक्शन उड़ा दें, मे बी ओमिटेड, और लास्ट 2 पैराग्राफ्स ऑफ द
ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी